टेक चेक अपने पार्ट वेरीफाई कर लें। परफेक्ट, लुक्स गुड। आज की क्लास शेड्यूल ही काफी लेट हुई है, इसीलिए आप लोगों को प्लानर पे शायद नाम ही दिख रही है। ओके, परफेक्ट। गुड इवनिंग। I hope I'm properly audible and visible. Good evening, Shri Vidya, Kanishka, Ekta, Jitendra, Khani, Shivani, Priya, Yashaswini, Anand. Guys, any discussion or doubt group? Anand पूछ रहा है, अनंत की मदद की जाए। Very good evening, Nupur, Kashish, Iti, Anubhuti, Nupur, Rajnandini, Anirudh, Riddhi, Himanshu, Rohit. We were done with the promoting anonymity thing. Samiksha, good evening, Vidyasagar, Kusum, Kavita, Pragya, correct, Harshit, Bhavya, Mishti. सर अगर किसी लॉ में कोई डाउट हो तो जिस टीचर ने पढ़ाया उनसे पूछ सकते हो, अब वो तो डिपेंड करता है कि उनका क्या प्लेटफॉर्म है। गुड इवनिंग मनीष, राधे राधे साधना, गुड इवनिंग गीतिका, अंकिता, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग हरदीप, शांभवी, प्रशांत, गुलिस्ता। सर सीधा इस चैप्टर पे जंप करने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है प्रतीक कि बीच के जो चैप्टर्स हैं वो डोरमेंट चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली अनइम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उनसे कम क्वेश्चंस बनते हैं मेंस एग्जामिनेशन के। प्री के तो बन जाते हैं, छटाई होती है तो प्री के क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट मेन सेंट्रिक क्वेश्चंस कम बनते हैं। एंड बिकॉज वी हैव अ मेन सेंट्रिक अप्रोच, ऑब्वियसली पहले हम ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि मेंस में आप लोगों के लिए जरूरी है। ओके, यस अनिरुद्ध, गुड इवनिंग काजल, मारिया, दिव्या, ओके वेरी गुड इवनिंग कृति, सुनैना, निधि, वीना, परफेक्ट, ठीक है। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं चैप्टर 16 एंड 17 से। नाउ चैप्टर 16 एंड 17 को जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी इज दैट आई वुड से दैट चैप्टर जहां से सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ क्वेश्चंस यू गेट। ठीक, नाउ यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यही नोट डाउन करवा दूं कि मेंस के क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 में कहां से मिलेंगे। सो एक हेडिंग आप लोग चाहें तो बना लें, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कहां से आपके बनते हैं, उसको लिख लें। सर जब आप नोट मेकिंग कराते हैं तो हिंदी वाले उस टाइम सिर्फ बैठे रहते हैं, लाइक हम, प्लीज आप बताएं क्या करें उस टाइम पे। यार आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट अगर मैं हिंदी में नोट मेकिंग कराऊंगा तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे इंग्लिश मीडियम वाले खाली बैठेंगे, जैसे कि ये लोग। तो आई होप यू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। प्लस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पीडीएफ नोट्स एग्जॉस्टिव मिले। ठीक, तो बाय द टाइम जब तक हम लोग इंग्लिश मीडियम के नोट्स लिख रहे होते हैं उस टाइम पे आप बैराट से हिंदी मीडियम का जो डिक्लॉट एक ट्रांसलेशन है या जो भी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम, दैट इज द बेस्ट वे एक्चुअली ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम। ठीक है, आप एक दिन नोट मेकिंग क्लास, दिव्या दिव्या नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क ना। वो थोड़ी ऐसे थोड़ी वर्कआउट करेगा यार कि एक दिन नोट मेकिंग क्लास रख लो, ठीक है, एंड फिर ऐसे, यार दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन अगर आप नोट मेकिंग करने से, मतलब मैं समझ रहा हूँ दिव्या, बट द थिंग इज कि कई बार ऐसे दिन होते ही हैं, जैसे लास्ट क्लास थी उसमें नोट मेकिंग थी एंड मैंने शुरू में ही बता दिया था कि उसमें सब्सटेंशियली नोट मेकिंग होगी। सो बाय दैट टाइम अगर नोट मेकिंग चल रही है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो, डेफिनेटली रिवीजन कर सकते हो, बट दैट इज नॉट अ थिंग कि हम लोग एक दिन डिसाइड कर ले कि इस दिन नोट मेकिंग होगी एंड उस दिन आप लोग क्लास मिस करोगे। दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। वो वर्कआउट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप ये भी तो सोचो ना कि जितने इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं ऑलमोस्ट उससे लगभग 1.5x पे हिंदी मीडियम के नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ में मिल रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से अपन चलेंगे तो हिंदी मीडियम वालों का नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी ये कंप्लेंट करना चाहिए कि भैया हमारे नोट्स ऐसे क्यों नहीं, हमें भी ऐसे 5-15-20 पेज के पीडीएफ नोट्स अप्लाई कर दो। सो मतलब अपन दोनों हाथ से लड्डू नहीं खा सकते, ये समझ लो। ठीक, आइदर विच वे ये थोड़ा सा तो बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, हाँ एग्जैक्टली भूमिका। रिद्धि की प्लीज कोई हेल्प कर दे, हमारे हाथ है मशीन नहीं, लेकिन जब मेंस एग्जामिनेशन होगा हरदीप वहां पे हाथ मशीन की तरह ही वर्क करने चाहिए, तो बेहतर है कि हाथों को मशीन आज बना लिया जाए, ये रूल है। गुलिस्ता आप ग्रुप में एडेड नहीं हो क्या? साथी बैच के ग्रुप में स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पोस्ट कर देते हैं, मे बी यू आर नॉट एडेड इन द साथी बैचेस ग्रुप, सो काइंडली ड्रॉप अ मैसेज एट @team_tsu, इस पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टेलीग्राम पे ये सर्च करना, मैसेज ड्रॉप करना, यू विल बी एडेड टू द साथी ग्रुप। ठीक है, गुड इवनिंग सौम्या। नहीं ऐसा हो नहीं सकता सुरभि, ये मिल जाएगा, यू विल गेट दिस। छोटे छोटे वो सारे कवर होंगे, बीच में जो आप लोग का एरिया आया है ना सेक्शन 191, 192, ठीक है, फिर बीच में 293, 294,
पब्लिक न्यूसेंस भी आता है 268 वगैरह, ये छोटे छोटे एरियाज हैं, इनको अपन लोग डिस्कस करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये छोड़े जा रहे हैं, हम इन्हें प्रायोरिटी में बात में रख रहे हैं ताकि हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जहां से आपका मेजर एरिया बनता है मेंस एग्जामिनेशन का, पहले उसको कवर करें, नथिंग एल्स। बीच के सेक्शंस होंगे, डोंट वरी, द प्रोसीजर इज सेम कनिष्का, मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ओके। नहीं, यही दो है गुलिस्ता, यही दो है। आई गेस हमने चैप्टर 7 भी स्किप किया है मनीष, आई गेस चैप्टर 7 से क्वेश्चन नहीं बनते, यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ, ठीक। एंड ये मनीष बीच बीच की क्लासेस मिस करी है क्या तूने? क्योंकि जैसे तेरे डाउट्स आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तूने क्लास अटेंड नहीं की है बीच की। तू तो रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बीच की जो क्लासेस है उनमें मैंने बताया है कि हाउ आर वी डीलिंग विद दीस चैप्टर्स एंड दीस सेक्शंस, सिंपल। ओके, नहीं गुलिस्ता यही है, यू विल बी एडेड, डोंट वरी। टेलीग्राम पे यू हैव टू सर्च इट ऑन टेलीग्राम। आप ओपन करोगे टेलीग्राम, टेलीग्राम के ऊपर सर्च बार आता है, सर्च बार पे सर्च करोगे, ये मिल जाएगा, इस पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, काइंडली ऐड मी टू द साथी ग्रुप, यू विल बी एडेड। हाँ, ऐड अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स भी चेंज कर देना, क्योंकि कई बेचारे बच्चे प्राइवेसी सेटिंग्स की वजह से ऐड नहीं हो पाते। ओके चलिए, ना एग्जैक्टली सिर्फ रेंज आती है। नहीं, दूसरा ग्रुप है, एक सारथी वाला जो ग्रुप है उसमें आपको मैसेज भेजने में कोई समस्या नहीं आएगी, सारथी वाले ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे ग्रुप में जो बड़ा वाला ग्रुप है उसमें मैसेजेस अलाउड नहीं है, सर्च करने पर मिल नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं मनीष। हाँ चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं, अदरवाइज तो अपन इसमें डिस्कशन में ही लग जाएंगे। ओके चलिए, लेट्स स्टार्ट। @team_tsu, ये कितने लोगों को नहीं मिल रहा है? @team_tsu, how many of you cannot find it? अभी कनिष्का ने बोला मिल गया मेरे को, रुक जा बहन, लिंक मत सेंड कर दे, ठीक। हाँ वही @team_tsu की लिंक शेयर कर दो, बट उसमें लिंक नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्टली शायद ऐसा आए ना, ठीक है, तो जाने दो उसको, देख लो, इफ यू विश टू शेयर आई विल पिन इट ओवर हियर। चलो भाई फोकस कर लो, पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो इंस्टा मैसेज, पढ़ लो पढ़ लो। चलो नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 16, ओके। चैप्टर 16 की बात करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का पूरा चैप्टर। Offenses against human body is considered to be one of the most frequently asked areas in judicial services examination for the simple reason कि offenses against human body and offenses against property ये सबसे ज्यादा commonly किए जाने वाले offenses होते हैं, ठीक। चैप्टर 16 का ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी और चैप्टर 17 का ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जितने भी ऑफेंसेस आप लोग देखते हो, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड हो, मर्डर हो, हर्ट हो, ग्रीवस हर्ट हो, रिस्ट्रेंट हो, कन्फाइनमेंट हो, किडनैपिंग हो बॉडी के लिए, एंड प्रॉपर्टी की बात करें तो चाहे फिर वो थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन हो, रॉबरी हो, डिकॉइटी हो, मिसचीफ हो, चीटिंग हो, ट्रेसपास हो, ये कॉमनली प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं। जब आप इन ऑफेंसेस को स्टडी करते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये ऑफेंसेस इतने फ्रीक्वेंट नेचर के हैं जो आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और ये ऑफेंसेस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन ज्यादा होते हैं, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरे आईपीसी में, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी पूरे के पूरे आईपीसी में क्या है, सबसे ज्यादा हाई। तो भारतीय दंड संहिता में जब शरीर पे होने वाला कोई हमला या संपत्ति पे होने वाले किसी हमले की बात होती है तो इन दोनों ही एरिया से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जजमेंट्स लिखनी पड़ती है, इन दोनों एरिया से आपको ज्यादा से ज्यादा जजमेंट्स लिखनी पड़ती है। जजमेंट्स लिखने पड़ने का मतलब होता है कि यहाँ ऑफेंसेस बहुत होते हैं और जजमेंट राइटिंग में क्वेश्चंस भी इसी एरिया से आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो हमारे लिए चैप्टर 16 और 17 ना सिर्फ मेंस में सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, साथ साथ इससे जजमेंट राइटिंग के भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए चैप्टर 16 एंड 17 हमारे लिए आंसर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो जाता है। ये मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आप लोग दिमाग में बैक ऑफ योर हेड इसको क्लियर रखें। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। हाँ जजमेंट्स में करवाऊंगा, ओके। पेट की भूख और बदले की भावना है, इसलिए 16-17 इंपॉर्टेंट है। तुम सदगुरु कब से हो गए रोहित? है चरण स्पर्श, चलो ठीक। सो जजमेंट राइटिंग इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वी विल अंडरस्टैंड दैट नाउ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी हम लोग पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जितने भी सेक्शंस जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होंगे वो मैं आपको नोट डाउन करवाता चलूंगा, ठीक है। मैं आपको नोट डाउन करवाता चलूंगा कि ये सेक्शन आपको जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब अगर मैं जजमेंट राइटिंग बोल रहा हूं तो यू कैन नॉट स्किप दैट सेक्शन बाय एनी गिवन चांस। आप किसी भी तरीके से उस सेक्शन को कभी भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक। सो आई विल टेल यू व्हिच ऑल सेक्शंस आर रेलेवेंट फॉर जजमेंट राइटिंग फ्रॉम दीस चैप्टर्स। अब आप बोलोगे क्यों सर, हमें तो वो सेक्शन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वैसे ही पढ़ना होगा? नहीं, वो सेक्शन अगर इंपॉर्टेंट है जो जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो मैं उसकी इंप्रिजनमेंट यानी कि पनिशमेंट तक रटनी है।
तुम्हें पनिशमेंट तक ध्यान में रखनी है, बाय हार्ट करनी। इसीलिए आई एम सेइंग कि जजमेंट राइटिंग के जब सेक्शंस बताऊं तो उन्हें दिमाग में रखना, सेट रखना, पनिशमेंट्स तक ध्यान में रखना। ठीक, चलिए। हाँ, पढ़ा निर्भया जजमेंट, बहुत शानदार जजमेंट है यार। चलो, इफ पॉसिबल उस सेक्शन डेमो में लिखवा देना, वो सेक्शन। प्रतीक डिडंट गेट द पॉइंट, देख लेंगे, वील सी टू इट। गुड इवनिंग रचना। चलिए, सो टॉकिंग अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, पूरा का पूरा एरिया जो है वो फ्रॉम सेक्शन नंबर, ठीक है, 299 टू 377 दिया हुआ है। फ्रॉम सेक्शन नंबर 299 टू 377 दिया हुआ है। अब इस पूरे के पूरे एरिया में से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो एक हेडिंग आप लोग बनाते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आप लोगों का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यहां से, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलता है, और कभी कभी डिफरेंस बेस्ड शॉर्ट नोट भी मिल जाता है। सो दिस इज दैट एरिया फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली टेंड टू गेट सम ऑफ द लार्जेस्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो एक और चीज बता दूं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहां से आपको मिल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो फैक्चुअली भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेकंड नंबर पे चलते हैं, ठीक, हाँ पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझिए उसको, बात मत करो अभी। मेंस एग्जामिनेशन में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर एक ही इंपॉर्टेंट एरिया है। लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन सब आते हैं यहाँ से। इसके बाद जो सेकंड एरिया आप लोगों से पूछा जाता है, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट उसमें शॉर्ट में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस, टॉम बोलते हैं हम लोग इसको प्यार से। ट्रांसफर ऑफ मैलिस फ्रॉम सेक्शन नंबर 301, यस, एंड इससे आपके जनरली शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आने की चांसेस कम होती है क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर जैसा ही चलता है। थर्ड पे आ जाते हैं, सो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट इज रैश एंड नेग्लिजेंट प्लस डाउरी डेथ, यानी 304 ए 304 बी, ये दोनों ही सेक्शंस आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रैश एंड नेग्लिजेंट टैग एक बार को नहीं बनता, वो शॉर्ट नोट में बनता है, बट डाउरी डेथ इज अ लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड, मतलब लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद बीच में एक और सेक्शन पड़ता है, दैट इज पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड या फिर सेक्शन 304 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस तरीके से बनता है। पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब पैरा 1 पैरा 2 फॉर सेक्शन 304। इससे भी आपके कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इवन इनफैक्ट मध्य प्रदेश में ही बने। एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन में 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, पैरा 1 पैरा 2 का डिफरेंस भी था एंड बनता है क्वेश्चन। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू गेट फ्रॉम हियर इज बेस्ड ऑन अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का यहां से क्वेश्चन बनता है। अबेटमेंट का कई लोग बोलते हैं कि अबेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा, बट नहीं, अबेटमेंट का क्वेश्चन यहां से 305 306 वगैरह का नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 307 308 इसका जरूर बनता है, ठीक है, और सुसाइड बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है 309, उसको भी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, बट अटेम्प्ट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस एरिया, अभी मैं मेंस के क्वेश्चंस बता रहा हूं, प्री नहीं बता रहा। प्री के लिए तो लगभग पूरा का पूरा एरिया ही इंपॉर्टेंट है, बट सेकेंडली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है वो होता है हर्ट प्लस ग्रीवस हर्ट, इसके बीच का डिफरेंस। हर्ट और ग्रीवस हर्ट का डिफरेंस, ग्रीवस हर्ट का खुद से अलग से भी एक लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बीच में आप लोगों को ठग देखने को मिलता है, मिसकैरिएज देखने को मिलता है, अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड देखने को मिलता है, उनसे जनरली आपके मेंस के सवाल नहीं बनते। अगर लेट से भूले बिसरे बन गया, ठीक है, अगर गलती से मान लो बन गया तो शॉर्ट नोट बेस्ड बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनने की चांसेस नहीं होती। ठीक, रिमेंबर दैट। हाँ, मतलब तब तक भी नोट मेकिंग यहाँ पे होगी, इट्स अ फैक्ट। अच्छा, उसके बाद 7th पे चलते हैं। 7th पे आपके पास आ जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अच्छा, इसके बीच में एसिड अटैक को भी आप यहीं पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, एसिड अटैक को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं 326A एंड 326B, इस पे भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, सो थोड़ा सा आपको मतलब बैलेंस प्रिपरेशन रखनी है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जनरली ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं। 8th पे चलते हैं, फिर आ जाता है आपका फोर्स, या रादर हम कहें क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, अगेन यहां से भी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, लेंथी क्वेश्चंस कम बनते हैं, सो यू कैन रिलैक्स। यहां इस एरिया से आपको डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना है और लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत नहीं है, नहीं बनते। नेक्स्ट जो एरिया है दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट के साथ पंगा ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट के क्वेश्चंस दो तरीके से बनते हैं। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट बनता है 354 और 509 के बीच का डिफरेंस, ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे सेक्सुअल हरासमेंट 354A एंड उसके पूरे जो वेरिएंट्स हैं 354B, 354C, 354D, that is sexual harassment, compelling a woman to try to disrobe her, to get her, to compelling her to get her naked, C, voyeurism and D, stalking। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मींस यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th एरिया, दैट इज किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन इज इंपॉर्टेंट टू यू, बट यहाँ से ज्यादातर डिफरेंस
के बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब डिफरेंस किडनैपिंग और एब्डक्शन का भी हो सकता है, डिफरेंस किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है सेक्शन 364A, ये आप लोगों को किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का, किडनैपिंग फॉर रैंसम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि डेथ पेनल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो बस इतना ध्यान रखना। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन से अदरवाइज बहुत खुद के बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते, अगर लेंथी क्वेश्चन बनेंगे भी तो डिफरेंस बेस्ड ही बनेंगे। उसके बाद एक ऐसा एरिया आता है जिससे मेंस के क्वेश्चंस हार्डली बनते हैं, रेयरली बनते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम लोग सटल तरीके से शॉर्ट में पढ़ जरूर लेंगे। We will do read that area, although वहां से मेंस के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, that is your trafficking। ठीक है, ट्रैफिकिंग। तो यार 364A का मैंने ये बताया था बेटे कि उसकी चांसेस कम है। 364A जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम, डेथ पेनल्टी तक उसमें दी गई है, तो वो सेक्शन रेलेवेंट है सिर्फ किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में, अलग से उससे क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, ये देख लो दिव्या। सो इसके बाद किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के बाद जो ट्रैफिकिंग वाला एरिया पड़ता है, ट्रैफिकिंग को आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। ट्रैफिकिंग को आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि unlike other aspects, other offenses as you see in offenses against body, इसके questions इसलिए कम होते हैं क्योंकि इसके मामले भी कम आते हैं। ठीक है, ट्रैफिकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम, मतलब हर दूसरे दिन कोई ट्रैफिकिंग स्कैंडल समझ में आ रहा हो ऐसा नहीं होता, इसीलिए ट्रैफिकिंग का जो एरिया है वो भी हमारे लिए ऑलमोस्ट डेड एरिया है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम लोग आ जाते हैं रेप पे। अब रेप के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि रेप एज एन ऑफेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता था। ठीक, रेप के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला है रेप का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, first is rape's biological aspect. So biological aspect of rape has never been a topic of question in the judicial services examination. In fact जब हम लोग रेप पढ़ेंगे भी तो biological aspect एक ऐसा aspect है जिसे डिस्कस करने में there is no issue, but the point is कि वो biological aspect हमारे लिए examination point of view से totally irrelevant है क्योंकि उस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक, हालांकि when you look at the biological aspect of rape तो वहां पे penetration related बहुत सारे case laws हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि penetration up to what extent or the penetration of what, whether the male penis or whether the penetration by any other object will amount to rape or not। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में केसेस हैं इस पे, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी तक इससे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। सो इसलिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को अपन लोग स्किप भी कर सकते हैं, सो वी डोंट नीड दैट। बट व्हेन वी लुक एट द कंसेंट एस्पेक्ट ऑफ रेप, यहां से आपको भारी मात्रा में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अभी तक नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी से मिल रहा है, बट द चांसेस आर कि आपको कंसेंट बेस्ड क्वेश्चंस रेप के केसेस में मिल जाएंगे। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 375। सेक्शन 375 का जो दूसरा हिस्सा है उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर रेप के ही बारे में अगर हम लोग बात करें तो रेप के ही केसेस में जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स है रेप के और इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, फिर सेक्शन 376A हो गया, AB हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, DA, DB, E, इन सभी सेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे कभी भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। बनने के चांसेस कम है क्योंकि अभी तक तो नहीं बन रहे थे, लेकिन क्योंकि रिसेंट टाइम्स में 2013 के अमेंडमेंट में भी, 2018 के अमेंडमेंट में भी सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर के काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो वी कैन नॉट डिस्कार्ड दिस थॉट कि भैया इससे क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं। सो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में इट इज जस्ट वन पोर्शन जहां से कभी-कभी क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बनता नहीं है। कंसेंट बेस्ड बनने की चांसेस है, एग्रीवेटेड एंड पनिशमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की चांसेस है। ठीक है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है हमने क्लास में। दिव्या क्या बात कर रही है? अपन चैप्टर 16 की बात करें बच्चे, कहां चले गए आप? ये किस लाइन में आ गए आप? चलो नेक्स्ट आ गया आप लोगों का अननेचुरल ऑफेंस। यस, अननेचुरल ऑफेंस को आप लोग प्रिपेयर रखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अननेचुरल ऑफेंस आप लोग प्रिपेयर रखिएगा क्योंकि अननेचुरल ऑफेंसेस से यू माइट गेट क्वेश्चंस, स्पेशली आफ्टर विच केस, रीसेंट केस नहीं है, टाइम हो गया उसको, 4-5 साल उसको भी हो गए। हाँ, करण नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने वो ऐसी थोड़ा छोड़ो। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की चांसेस आपकी है। अब ये आप लोग को लग रहा होगा कि अंकल ये तो आपने सभी कुछ बता दिया, ठीक है, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कहां से किस टाइप के बने। ठीक है, कॉमन कॉज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, इंडिपेंडेंट थॉट जरूर आएगा, वो रेप में आएगा। ठीक है, हाँ, अब यार यहाँ से तभी तो आई सेड ना कि चैप्टर 16 ऐसा ही है, चैप्टर 16 से बनते हैं क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना इसके ऑफेंसेस की, इसीलिए यू टेंड टू गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। 5th नंबर पे ये था अटेम्प्ट। ठीक, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस एनसीटी दिल्ली का जो मामला है वो नास फाउंडेशन के बाद है। नास फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल ने कहा कि भैया नास फाउंडेशन गड़बड़ है, उसके बाद फिर आप लोगों का नालसा आ गया, उसके बाद आपका पुट्टस्वामी आ गया, उसके बाद आपका नवतेज सिंह जौहर आया। तो ये पूरी लंबी सीरीज है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, पूरी 377 की तो क्रोनोलॉजी, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन व्हेन वी स्टडी सेक्शन 377। ठीक यार, रेप मेरे हिसाब से आप है ना बैलेंस एक आंसर प्रिपेयर करो क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग में क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, बट शॉर्ट में भी हो सकता है पूछा जाए, तो बैलेंस एक आंसर प्रिपेयर करना अलोंग विद इट्स पनिशमेंट्स ना। अब आ जाते हैं इसके प्री वाले एरिया पे। तो इसमें प्रीलिम्स लिख लो, चैप्टर 16 में प्रीलिम्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
भाई साहब, सही है, ठीक है। बता दे रहा हूं तुम लोग को कि प्री में तुम लोग को क्या ध्यान रखना है। अच्छा, आई टेल यू। मनीष बोला सर कुछ ऐसा कीजिए आप 20 क्वेश्चन दे दीजिए इंपॉर्टेंट और हम पढ़ के आ जाते हैं। सर आप क्वेश्चन बता दो सर, क्या करेंगे पूरा चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ही पढ़ के आ जाए। ठीक, सुन लो, अब देख लो। प्रीलिम्स के लिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लो। प्रीलिम्स के लिए चैप्टर 16 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे समझ में, बस तमीज से पढ़ो, ठीक है। बढ़िया, प्रीलिम्स के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना मत। सुनैना बोली सर मैंने लिखा भी है। थैंक यू सुनैना, बस अपनी कॉपी किसी को मत दिखाना, ठीक है। सारथी राज में एडमिशन होने बंद हो जाएंगे बेटा, ठीक। चलो चलिए भाई शुरू करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 16। मैंने भी लिखा है, वेरी गुड, शाबाश। चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ऑफेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज द सेक्शन और द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड, बट कल्पेबल होमिसाइड का जो मीनिंग है, जो टर्म है, ठीक है, कल्पेबल मींस क्रिमिनल, होमिसाइड इज होमो, होमो मतलब होमोसेपियन, इंसान, मैन, ठीक, साइड मतलब टू कट। ये आपके कम से कम 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 साल के किसी भी प्रोफेसर ने आपको क्लास में ये पढ़ाया होगा। दिस इज अ फंडामेंटल आइडिया दैट यू नीड टू हैव व्हाइल यू आर स्टडीइंग कल्पेबल होमिसाइड। आप कल्पेबल होमिसाइड मेरे से पढ़ो चाहे दुनिया में किसी से भी पढ़ो, कल्पेबल होमिसाइड शुरू यहीं से होता है कि कल्पेबल होमिसाइड में कल्पेबल का मतलब क्रिमिनल है, होमिसाइड का मतलब होमो सेपियन यानी कि ह्यूमन, यानी कि टू कट अ ह्यूमन, दैट मींस टू किल समबडी, ठीक, फेयर एनफ, यस। अच्छा, जब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ने से पहले, ठीक है, होमिसाइड को समझना जरूरी है। होमिसाइड मतलब टू किल समबडी, किसी व्यक्ति को मारना होमिसाइड कहलाता है। अब जरा इस चीज को समझिएगा हाउ दिस थिंग वर्क्स। होमिसाइड मतलब, ठीक है, अभी तक कोई नहीं बताया सर कॉलेज में, चलो विद्यासागर फाइनली आप सेकंड ईयर में आने वाले, ठीक, नहीं बताया किसी ने, वाह। कौन से कॉलेज से हैं आप? गलत कॉलेज में पढ़ लिए क्या? स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला था लग रहा है। आपकी गलती नहीं, कई जगह पे कॉलेज का फोकस सिर्फ डिस्को दीवाने चलाने में होता है, ठीक है, आपकी गलती नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र से है सर, छोटा सा कॉलेज हो जाता है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, अभी पढ़ लेते हैं विद्यासागर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मिले। हमारे में तो स्टाफ ही नहीं था, हमें तो फर्स्ट सेम में था। हाँ आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लेते, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोना मत मचाया करो कि सर ये ऐसा हो गया हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। चलो, दो बेचारे बच्चों ने कुछ अपने मन की बात बोली, एक विद्यासागर ने और एक दूसरा कौन था, ये इति ने, तुमने उसका मजाक बना दिया, सीरियस बात थी, ठीक, चलो। सो होमिसाइड इज टू किल। होमिसाइड जो होता है या किसी व्यक्ति की जो डेथ कारित करना होता है वो दो तरीके से होती है, ठीक। होमिसाइड इज बेसिकली कॉज्ड बाय टू मेथड्स और टू वेज। जब आप किसी व्यक्ति की, आप नहीं, कोई भी एक रैंडम एक्स पर्सन अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करता है, बट वो डेथ अगर मान लीजिए कि दैट डेथ इज नॉट लॉफुल, तो आप उसे कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहते, यू कॉल इट अ लॉफुल और जस्टिफिएबल होमिसाइड। जस्टिफिएबल होमिसाइड, ठीक। और दूसरे टाइप का जो होमिसाइड होता है दैट इज नोन एज कल्पेबल होमिसाइड। फेयर एनफ। अब आप मुझे बताएं जस्टिफिएबल होमिसाइड क्या होगा। आपने किसी व्यक्ति को मारा बट यू आर जस्टिफाइड, तो रूल इज वेरी सिंपल, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस में किसी भी स्थिति में अगर आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देते wherein you are justified to cause that death, तो फिर it is considered as a justifiable or a lawful homicide। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल मिलता है लॉफुल होमिसाइड का और जस्टिफिएबल होमिसाइड का, दैट इज एन एक्सीडेंट, दैट इज एन एक्सीडेंट, ओके, ठीक, एक्सीडेंट। अब मान लो भाई कोई व्यक्ति है गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, उसकी गाड़ी का जाहिर सी बात है ब्रेक नहीं लगा तो उसकी गाड़ी किसी एक व्यक्ति से जाके भिड़ गई, उस व्यक्ति को चोट लगी, उस व्यक्ति की मौत हो गई, सिंपल। अब जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसकी गलती तो है नहीं, भाई ब्रेक फेल हुआ है, उसको थोड़ी पता था कि ब्रेक फेल हो जाएगा, अदरवाइज वो गाड़ी रोड पे क्यों निकालता, एक्सीडेंट है, लेकिन सामने वाले की डेथ हुई है, बट एक्सीडेंट है ना, देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो नॉलेज टू कमिट दैट ऑफेंस, देयरबाय इट इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड। दूसरा, अगेन एन एग्जांपल, दैट इज नेसेसिटी। जब आप नेसेसिटी को एड्रेस करते हो तो नेसेसिटी अगेन सेम रूल के साथ वर्क करता है कि भाई इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बिगर हार्म
I was in a position, I had to cause a smaller harm. क्या यहाँ पे किसी, अब मैंने जब आपको नेसेसिटी पढ़ाया था, क्या उस कैप्टन का सीधा इंटेंशन था कि ये जो दो लोग मुझे गलचौर करते हुए, मूंगफली खाते हुए, चना चबाते हुए, ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है, जो इनका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लल्लो चप्पो चल रहा है, बैठे हुए वहां पे, मैं इनको उड़ा देगा जस्ट बिकॉज मैं घर से अपनी बीवी से लड़के आया, मैं शिप लेकर के इन्हीं को उड़ा देगा? क्या उसका रीजन था? क्या ठीक नहीं था ना? The captain never had the intention to kill those two lovebirds. भाई वो जैक शुक्ला हो, रोज मिश्रा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? दूसरी तरफ 15 लोग हैं, दूसरी तरफ 20 लोग हैं, दूसरी तरफ 50 लोग हैं, उनको बचाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। देश संकट में है, ठीक? तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई शिप का कैप्टन है, ठीक, वो देख रहा है कि एक नाव इधर है और एक नाव इधर है, ठीक है, इस नाव में, ठीक, इस नाव में है दो लोग, गणेश गायतोंडे और उनकी महिला मित्र कुक्कू। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि 25-30 लोग को बचाने के लिए एक नाइक को तो उड़ाना पड़ेगा ना। That doesn't mean that the captain is willingly doing it. It simply means, ठीक है, it simply means that in order to avoid a bigger harm, they are causing a smaller harm. It is a necessity. इसके बाद आप जितने भी ऑफेंसेस देखते जाएं, मतलब जितने भी एक्सेप्शंस देखते जाएं, फिर चाहे आप मिस्टेक देखो, फिर चाहे आप इंसैनिटी देखो, फिर चाहे आप इंटॉक्सिकेशन देखो, फिर चाहे आप कोई भी और बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट माइनर देखो, कुछ भी देखो, ठीक है, कुछ भी देखो, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, ऑल ऑफ दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जस्टिफिएबल होमिसाइड, ठीक है। इन सबको हम कहाँ रखेंगे? जस्टिफिएबल होमिसाइड की कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो एक बहुत ही फेमस काइंड ऑफ एक्सेप्शन आता है, दैट इज आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर सेक्शन 100 और सेक्शन 103 का सिनेरियो अराइज हो रहा है, तो भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर मान लीजिए ऐसे में डेथ कॉज की जाती है, तो वो किसी भी तरीके से मर्डर नहीं बनता। इट इज कंसिडर्ड एज लॉफुल होमिसाइड, ठीक। दिव्या, एक्सीडेंट के लिए मैंने ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मान लीजिए कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, या ट्रक चला रहा है, जीप चला रहा है, ऐसे गाड़ी चलाते वक्त अगर उसके ब्रेक फेल हो जाए, ठीक, या अचानक से सामने वाली गाड़ी जो है उसकी आंखों में तेज एलईडी लाइट घुसेड़ दे, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या भाई? जब अचानक से एलईडी लाइट पड़ती है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जो पुरानी येलो कलर की हैलोजन लाइट्स होती थी, उनसे हमें तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन ये जो आजकल की नई एलईडी लाइट्स चली हैं, दे ऑलमोस्ट ब्लाइंड यू, आप एकदम, आपका विजन जीरो हो जाता है, ठीक। तो अगर ऐसी चीज क्रिएट होती, ठीक है, अगर ऐसी चीज क्रिएट होती है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो फिर आपकी गलती इसमें नहीं मानती, ठीक। यही था दिव्या, दिस वाज द पॉइंट दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। अब ये तो वो होमिसाइड्स हो गए जहां पे सामने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हम आते हैं कल्पेबल होमिसाइड की तरफ। अब जब आप कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ते हो, तो कल्पेबल होमिसाइड को आदिकाल से, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को कुछ इस प्रकार के वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, अब ये मैं अभी तो नहीं करता, बट डेफिनेटली जब मैं पहले पढ़ाता था तो मैं एक प्रॉप का यूज करता था। आई यूज्ड टू हैव अ सिगरेट, मतलब मैं नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ईट नॉनवेज, कोई बुराई नहीं है मेरे में, कोई खराबी नहीं, ठीक है, एकदम पति पावन सीताराम वाला हिसाब है अपने साथ। सो जो सिगरेट होती है व्हाइट कलर की स्टैंडर्ड सिगरेट होती है, ठीक। उस सिगरेट का एक हिस्सा होता है जो मुझे बाद में पता चला था, उसको कहते हैं बट, इट इज नोन एज अ सिगरेट बट, बाद में मुझे पता चला वो जो सिगरेट बट है, ठीक है। I just used that entire cigarette to explain, I used to use that cigarette in order to explain the students, ये वाला हिस्सा जो है, that is basically this entire whole cigarette is culpable homicide, ठीक है। The entire cigarette, the complete cigarette is culpable homicide, ठीक। culpable homicide है, पूरी सिगरेट क्या है? अपने आप में culpable homicide है। इसका जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ठीक, सिगरेट का जो व्हाइट वाला हिस्सा है, that is मर्डर। एंड ये मैंने तब नोटिस किया था, अभी तो ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट, बट इस सिगरेट में अगर कभी आप सिगरेट खरीदें या अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति के पास सिगरेट है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि जो एक स्टैंडर्ड बड आता है उसमें 5 लाइंस होती, देयर आर 5 लाइंस टू दैट सिगरेट। सिगरेट बड, छोटा सा बड होता है, उसमें 5 लाइन होती। दीस 5 लाइंस एक्चुअली डिपिक्ट, ठीक है, द 5 एक्सेप्शनल कंडीशंस व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। समझ में आया? The complete cigarette is culpable homicide, the white portion is obviously murder, and वो जो येलो हिस्सा है उस पे कभी भी नोटिस कीजिएगा 5 रिंग्स होती हैं, it has got 5 rings. Those 5 rings basically depict culpable homicide not amounting to murder. अगर आप उस बड के बिना डायरेक्टली अगर सिगरेट को स्मोक करने की, आप नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर सिगरेट को स्मोक करने की कोशिश करता है तो वो जल्दी मरेगा, that's murder, ठीक। अदरवाइज एक्सेप्शनल कंडीशन है तो culpable homicide not amounting to murder. This was also a way of understanding culpable homicide and murder. इसके अलावा आप लोगों ने लोगों के चश्मे देखे होंगे, ठीक है, you must have seen, ठीक है, you must have seen specs of certain people, लोगों के चश्मे होते हैं, कई बार वो चश्मे ट्रांसपेरेंट फ्रेम के होते हैं,
तो जब आप किसी फ्रेम को देखते हो तो उस फ्रेम में अगर फ्रेम ट्रांसपेरेंट है तो ये वाला जो हिस्सा है जिससे एक्चुअली लेंस से आप देख सकते हो द एंटायर थिंग इज बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन जितने हिस्से से आप देख सकते हो दैट इज मर्डर. सो देयर आर वेरियस वेज इन व्हिच कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड, बट द बेस्ट पॉसिबल वे आज तक मुझे जो भी लगा वो ये है जिसमें हम लोग ये समझते हैं दैट एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर मर्डर. अब रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है. अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन की, ठीक है, कोई भी एक्स पर्सन किसी भी वाई पर्सन की सबसे पहले डेथ कॉज करे, ठीक, और वो जो डेथ कॉज की गई है दैट हैज टू बी नंबर वन विद एन इंटेंशन टू कॉज डायरेक्ट डेथ. ये ध्यान में रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंशन टू कॉज डायरेक्ट डेथ. नंबर टू, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ. ठीक, नंबर वन, आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की, इंटेंशनली किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की, इंटेंशनली किसी व्यक्ति को ऐसी बॉडीली इंजरी कारित की जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, और तीसरा, आपने विद नॉलेज ऐसा कोई एक्ट किया जिससे किसी व्यक्ति को बॉडीली इंजरी हुई जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई. दिस इज नोन एज कल्पेबल होमिसाइड. ठीक, दिस इज नोन एज कल्पेबल होमिसाइड. फिर से समझाता हूं. कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कॉज की है. डेथ कॉज करने के तीन तरीके हो सकते हैं. नंबर वन, इंटेंशन टू कॉज डेथ. इंटेंशन टू कॉज डेथ, दिस इज डायरेक्ट डेथ. ठीक. नंबर टू, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ. सामने वाले व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाई जानबूझ के व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ. नॉलेज से हमने ऐसा काम किया, हमने एक ऐसा एक्ट किया जहां हमें मालूम था कि किसी व्यक्ति को बॉडीली इंजरी हो सकती है और वो व्यक्ति मर भी सकता है. ये होता है कल्पेबल होमिसाइड. ठीक. अच्छा, जब इन सभी केसेस में डेथ की प्रोबेबिलिटी, जब इन सभी केसेस में डेथ की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए या हाईएस्ट हो जाए तब इट इज नोन एज मर्डर. तब इसको बोला जाता है मर्डर. यानी कि अगर डेथ की प्रोबेबिलिटी कम है तो आप उस ऑफेंस को कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में रखेंगे. वहीं अगर डेथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आप उसे मर्डर की कैटेगरी में रखेंगे अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो. अच्छा, अब कई बार लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर सेकंड क्लॉज, हाँ ये लिखा भी है कृति ने कि सर सेकंड और थर्ड तो सेम ही हो गए, इंटेंशनली कॉजिंग बॉडीली इंजरी या विद नॉलेज कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ये तो सेम ही हुए. नहीं, देखो फर्क कैसे, प्रोबेबिलिटी कैसे देखेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे. अभी मैंने एक आपको सिर्फ शेल डिफरेंस बताया. मर्डर की क्लास जो है ना, मर्डर की क्लास बहुत चलती है, मतलब आराम से 3 से 4 क्लास में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ के तुम लोग खत्म होंगे, बहुत बहुत कुछ है पढ़. ठीक. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कल्पेबल होमिसाइड, ध्यान से समझना, कल्पेबल होमिसाइड बेसिकली तीन तरीकों से हो रहा है कि डेथ कॉज की गई. अब ये जो डेथ है ये विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ कॉज की गई है. इंटेंशन टू कॉज डेथ से कॉज की गई है. एक बात बताओ, सिंपली समझना, अगर आप किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दो, ठीक है, किसी बंदे को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दो और इलेक्ट्रिक चेयर चालू कर दो, कोई बॉडीली इंजरी होगी उसको? विल देयर बी अ बॉडीली इंजरी? नहीं होगी. देयर वोंट बी एनी बॉडीली इंजरी. ठीक, शॉक लगता है, बॉडीली इंजरी नहीं होती, कुछ नहीं होता. ठीक है. कैसी होती है इलेक्ट्रिकल चेयर? बेटा सच का सामना करके एक शो आता था, ठीक है, सच का सामना करके एक शो आता था, कुछ कुछ वैसी होती. अब गूगल कर लेना. ठीक. अब आप किसी व्यक्ति की अगर डायरेक्ट डेथ कॉज करोगे, ठीक, डायरेक्ट डेथ अगर कॉज करोगे, जैसे कि आप उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हो, जैसे कि आप उसे डुबा के मार सकते हो, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉजिंग डायरेक्ट डेथ. ठीक है, कॉजिंग डायरेक्ट डेथ. तो किसी व्यक्ति को आपने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, डायरेक्ट डेथ है, चल बस. नंबर टू, किसी व्यक्ति को आपने डुबा दिया, डायरेक्ट डेथ है, चल बस. पॉइजनिंग अगेन. अब मान लो, क्या आप अपने वर्ड्स के थ्रू भी किसी को मार सकते हो? तब आप इस चीज को समझना, ये साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है. ठीक है, समझना इस चीज को. वर्ड्स के थ्रू आप किसी को कैसे मार सकते हो? वर्ड्स का यूज करके आप कैसे मार सकते हो? मैजिक से. बेटा पैरागॉन यहां से फेंक के मारूंगा, निर्भय. ऐसे फालतू के जोक तो मार रहा नहीं मैजिक से. मैजिक से क्या होता है? निर्भय है. तुम्हारे जोक की जो क्वालिटी है वो नीचे गिरती जा रही है, इसको क्वालिटी को संभालो. निर्भय, तुम्हारे जोक बहुत अच्छे होते हैं. काला जादू, क्या कर रहे हो? काला जादू से मार रहे हो हैं? ये मत करो. निर्भय, तुम्हारे जोक्स का लेवल बहुत अच्छा है, ये मत करो. सर मैजिक से मार सकते हैं. मैं अगर यहाँ से ओम भट्ट स्वाहा करूं तो एक तात्या बिच्छू करके व्यक्ति आएगा, देसी एनाबेल, और आ करके खेल खत्म. ठीक है, अरे बता रहा हूं निर्भय, रुक जा. ठीक है, वो बेचारा पूछ रहा तो कैसे होगा सर? सुनना, अरे कोई शॉकिंग, तुम लोग अलग गंवार हो रहे हो. अगर शॉकिंग न्यूज दोगे तो सेक्शन 93 में आएगा ना. शॉकिंग न्यूज दोगे तो सेक्शन 93 होगा, फिर कल्पेबल होमिसाइड कैसे होगा? बुद्धि से सोचो.
सुन लो जरा, अब बताते हैं, समझो। आप अपने शब्दों से किसी को कैसे मार सकते हैं? ठीक है? हाँ, अंकिता, करेक्ट, सही लाइन पे जा रहे हैं। एक तरीका तो जाना माना ये माना जाता है कि हाय मैं तो तेरी आवाज सुन के ही मर गया। ओके। दूसरा तरीका ये, जो एक कॉमनली यूज डायलॉग है कि अब तो मेरे से वैसा पुराना वाला प्यार नहीं करते जैसा कॉलेज के दिनों में किया करते। बंदा वैसे ही मर जाएगा, खेल खत्म। ठीक, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, तुम्हारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए बता रहा हूं, ये ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन कीपिंग ऑल जोक्स अपार्ट, देयर इज अ मूवी, ध्यान से सुन, देयर इज अ मूवी।
किसी ने मैट्रिक्स देखी? कम चांसेस है। अरे बता रहा हूँ कृति रुक जा। नहीं देखिए, सारे पार्ट्स देखे, वो बोल रहा है। हाँ, ये जो अर्ली 90s वाले किड्स होते हैं समझ पहचान में आ जाते हैं कि हाँ यही है। ठीक, मैट्रिक्स। ओके, समीक्षा ने देखी होगी, यहाँ गेस किया जाए, यहाँ सट्टे लग रहे हैं कि समीक्षा ने तो देखा ही होगा, व्हाई नॉट। मैट्रिक्स मूवी में एक कैरेक्टर है मॉर्फियस। अब आप सिर्फ स्टोरी सुनो, जाने। मॉर्फियस करके एक बंदा है जो कि नियो करके एक दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूं। यहाँ पे ये एक लाल कलर की दवाई है, लाल कलर हरी कलर नीले कलर की पिल है, ये मार्क जकरबर्ग होता जा रहा हूं मैं, और ये एक रेड कलर की पिल। ठीक है, सो देयर आर टू पिल्स, नंबर वन इज ब्लू, द अदर इज रेड। अगर तुम ब्लू पिल को खाओगे, ठीक, अगर तुम ब्लू पिल को खाओगे तो यू विल लिव, अगर तुम रेड पिल को खाओगे तो यू विल डाई। ठीक, यू विल डाई। ठीक, ऐसे में अगर ये अंकल डर के मारे ये वाली पिल खाते हैं, मॉर्फियस विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कुछ कुछ आपको आइडिया लगा होगा। अगेन अनदर एग्जांपल, थोड़ा मैं कनेक्टेबल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं ताकि आप थोड़ा इजीली इसको समझ पाओ। डेथ होगी, अगर डेथ हुई, इन्होंने रेड पिल खा ली, इनकी डेथ हो गई, मॉर्फियस इज लायबल। लेट मी आस्क रादर एन एग्जांपल जो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आए। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी धमाल, इससे तो कम से कम सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, देखिए, बहुत बार देखिए। यस, ओके, सब नहीं देखिए। सो ये जो धमाल मूवी है, धमाल में एक कैरेक्टर है बाय द नेम ऑफ डिटेक्टिव रॉय। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखिए तो ऐसे समझ में आ जाएगा काजल। एंड द अदर इज इंस्पेक्टर कबीर। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी। उसने उसने जानबूझ के, भाई सामने वाले के डर में आप रेड पिल खा रहे हो ना, सामने वाले के डर में आप रेड पिल खा रहे हो। सामने वाला बोल रहा है कि भैया मैं तुझे गोली मार दूंगा, यहाँ पे ज्यादा दर्द होगा, चुपचाप रेड पिल खा ले, आराम से थोड़ा झाग निकलेगा, बढ़िया एकदम आइसक्रीम जो तुमने खाई थी बाहर निकल जाएगी, मत जाओगे। सिंपल, इट्स अ सिंपल डेथ, दैट्स इट। ठीक, व्हाट इट नो, सब समझो इसको। सो रॉय और कबीर, इनके बीच में एक मौत का खेल खेला जाता है, अगर किसी को याद हो। मौत का खेल, रशियन रूलेट कहते हैं इसको एक्चुअली, अगर किसी को ढंग से याद हो। मौत का खेल, एक बंदूक होती है, ठीक है, सिंपल बंदूक, उसमें 5 जो खाने हैं वो खाली है, एक में वो है आपकी क्या बोलते हैं, देयर इज बुलेट। ओके, हाँ, शोले वाला भी है, लक मूवी में भी है, धमाल मूवी में भी है, साहिब बीवी और गैंगस्टर 2 में भी है, बहुत जगह। ठीक, अब सुन लो, ये लोग मौत का खेल खेलते हैं। अब मान लो कि अगर उस गन से शॉट हो चुके हैं, मतलब मान लीजिए कि पहला, मान लीजिए शॉट इन्होंने लिया, बच गए, दूसरा शॉट इन्होंने लिया, बच गए, तीसरा शॉट इन्होंने लिया, बच गए, चौथा शॉट इन्होंने लिया, बच गए, पांचवा शॉट इन्होंने लिया, अगर ये भी बच गए, तो अब मालूम है कि सिक्स्थ शॉट इनको खुद को मारना है। या तो ये खुद को गोली मार ले या फिर ये इनको मार डाले। सडनली जो धमाल मूवी अभी तक हम लोग कॉमेडी समझते थे, अब वो हॉरर में, थ्रिलर में कन्वर्ट हो चुकी है कि अगर रॉय ने वो खुद को गोली नहीं मारी तो कबीर ही मार देगा गोली। यू गॉट द पॉइंट। अब इनकी बोली हुई बात के प्रेशर में ये बंदा आ चुका है। ठीक, अगर इस बंदे ने खुद को गोली मार ली इनके वर्ड्स की वजह से, दिस मैन वुड बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर ऑब्वियसली, बट दिस मैन वुड बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ऐसे आप अपने वर्ड्स के थ्रू भी किसी व्यक्ति को मार सकते हो। अब समझ में आया? डिड यू गेट द कॉन्टेक्स्ट नाउ? समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आपको धमकाए कि भाई यहां ये बंदूक रखी हुई है, तुम चाहो तो खुद को गोली मार लो, तुम चाहो तो खुद को शूट कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ठीक, कविता ऐसे समझ में आ जाएगा, या तो तुम खुद गोली मार लो, अदरवाइज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ठीक, ये क्या है? ये क्या हुआ? सामने वाले ने डर के मारे खुद को गोली मारी। यू आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। आपने खुद को एक्ट नहीं किया, लेकिन आपने डायरेक्ट डेथ सामने वाले की कॉज करवा दी। आपने सामने वाले की डायरेक्ट डेथ कॉज करवा दी। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? ये है कल्पेबल होमिसाइड। ये फियर तो क्रिएट कर रहे हो, सामने वाले ने मान लीजिए कि वो दवा खा ली, साइनाइड खा लिया, बंदूक से खुद को गोली मार ली, हीरा चाट लिया, हो गया भैया, डायरेक्ट डेथ। डायरेक्ट डेथ, नो बॉडी इंजरी, डायरेक्ट डेथ, क्लियर कट। अगर कोई व्यक्ति ये करवा ले, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। यहां तक सब कुछ क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हीरा हो भी तो चाटने के लिए। जूलर सर बोलते हैं कि हीरा है सभी के लिए। इतना ही तुम्हें हीरा हीरा सभी के लिए है तो दे दो ना एक आधा सब, तुम्हारे पास तो बहुत है, जाने दो। हाँ, सामने वाले को क्लियर है कि ये करने से उसकी मौत होगी। एग्जैक्टली। आप अगर हाइट से पुश करोगे तो उसकी डायरेक्ट डेथ नहीं होगी, उसकी बॉडी इंजरी से डेथ होगी। आप अगर किसी व्यक्ति को सिंपली अगर आप हाइट से पुश कर दो, भाई हो सकता है कि पेड़ों से लगता लुटता पिटता नीचे पहुंचे, बॉडी इंजरी कॉजिंग डेथ। ठीक, अभी अपन कल्पेबल होमिसाइड ही समझ रहे हैं।
मर्डर अपन इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये मामला ऐसा हो जहां पे सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो ही जाए, 100% हो जाए, तो वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक, वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्टिकल इज इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ। अच्छा, अब ये बड़ा बढ़िया सटीक कॉन्सेप्ट है। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ। हाउ डज दिस वर्क? लाइकली टू कॉज डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दोगे तो वो मर्डर होगा, प्रोबेबिलिटी कम रखोगे तो सिंपल चलेगा। अब समझो जरा, हम लोग अभी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि डेथ कैसे हुई। ठीक, तो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये इंजुरी कैसे दी जा सकती है? व्हाट आर द वेज? हां, आयरन रॉड से मारा सर पे, वेरी गुड। रिद्धि देखते हैं अभी अपन उसको। ठीक है, एक बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड छोटी, स्टैब कर दिया, चाकू मार दिया, तलवार से मार दिया, गड्ढे में गिरा दिया। ठीक है, फेयर इनफ। स्टैब इन द हार्ट, एक्स से कर सकते हो। बॉडीली इंजरी कैसे कैसे दे सकते हो? सोचो ना, अगर तुम्हारा दुश्मन है सामने, ठीक है, तुम्हारा दुश्मन है सामने, मान लो कि पापड़ी चाट की आखिरी पापड़ी वो तुम्हारी प्लेट से खा चुका है। ठीक, कैसे मारोगे? व्हाट आर द वेज? थिंक अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, गला काट देंगे, शूट कर देंगे, बॉडीली इंजरी में सब इंक्लूडेड। हाँ, लायन के केव में डाल देंगे। ठीक है बेटा, तुम शाकाल रहोगे तो तुम हो सकता है कि उसे एलिगेटर के पिंजरे में भी डाल दो, कुछ भी कर सकते हो। There is a movie, ध्यान से सुन, there is a movie by the name of मैट्रिक्स। एनी चांस किसी ने मैट्रिक्स देखी? कम चांसेस। अरे बता रहा हूँ कृति, रुक जा। नहीं देखी, सारे पार्ट्स देखे हैं, वो बोल रहा है। हाँ, ये तो अर्ली 90s वाले किड्स होते हैं, समझ पहचान में आ जाते हैं कि हाँ यही है। ठीक, मैट्रिक्स। ओके, समीक्षा ने देखी होगी, यहाँ गेस किया जाए, यहाँ सट्टे लग रहे हैं कि समीक्षा ने तो देखा ही होगा, व्हाई नॉट। मैट्रिक्स मूवी में एक कैरेक्टर है मॉर्फियस। अब आप सिर्फ स्टोरी सुनो, जाने। मॉर्फियस करके एक बंदा है जो कि नियो करके एक दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूं, यहाँ पे ये एक लाल कलर की दवाई है, लाल कलर हरी कलर नीले कलर की पिल है, ये मार्क जकरबर्ग होता जा रहा हूं मैं, और ये एक रेड कलर की पिल। ठीक है, सो देयर आर टू पिल्स, नंबर वन इज ब्लू, द अदर इज रेड। अगर तुम ब्लू पिल को खाओगे, ठीक, अगर तुम ब्लू पिल को खाओगे तो यू विल लिव, अगर तुम रेड पिल को खाओगे तो यू विल डाई। ठीक, यू विल डाई। ठीक, ऐसे में अगर ये अंकल डर के मारे ये वाली पिल खाते हैं, मॉर्फियस विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कुछ कुछ आपको आइडिया लगा होगा। अगेन अनदर एग्जांपल, थोड़ा मैं कनेक्टेबल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं ताकि आप थोड़ा इजीली इसको समझ पाओ। डेथ होगी, अगर डेथ हुई, इन्होंने रेड पिल खा ली, इनकी डेथ हो गई, मॉर्फियस इज लायबल। लेट मी आस्क रादर एन एग्जांपल जो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आए। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी धमाल, इससे तो कम से कम सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, देखिए, बहुत बार देखिए, यस, ओके, सब नहीं देखिए। तो ये जो धमाल मूवी है, धमाल में एक कैरेक्टर है बाय द नेम ऑफ डिटेक्टिव रॉय। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखिए तो ऐसे समझ में आ जाएगा काजल। एंड द अदर इज इंस्पेक्टर कबीर। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी तक। उसने उसने जानबूझ के, भाई सामने वाले के डर में आप रेड पिल खा रहे हो ना, सामने वाले के डर में आप रेड पिल खा रहे हो, सामने वाला बोल रहा है कि भैया मैं तुझे गोली मार दूंगा, यहाँ पे ज्यादा दर्द होगा, चुपचाप रेड पिल खा ले, आराम से थोड़ा झाग निकलेगा, बढ़िया एकदम आइसक्रीम जो तुमने खाई थी बाहर निकल जाएगी, मत जाओगे। सिंपल, इट्स अ सिंपल डे, दैट्स इट। ठीक, गॉट इट नो? सब समझो इसको। सो रॉय और कबीर, इनके बीच में एक मौत का खेल खेला जाता है, अगर किसी को याद हो तो। मौत का खेल, रशियन रूलेट कहते हैं इसको एक्चुअली, अगर किसी को ढंग से याद हो। मौत का खेल, एक बंदूक होती है, ठीक है, सिंपल बंदूक, उसमें 5 जो खाने हैं वो खाली है, एक में वो है आपकी क्या बोलते हैं, देयर इज बुलेट। ओके, हाँ, शोले वाला भी है, लक मूवी में भी है, धमाल मूवी में भी है, साहिब बीबी और गैंगस्टर 2 में भी है, बहुत जगह। ठीक, अब सुन लो, ये लोग मौत का खेल खेलते हैं। अब मान लो कि अगर उस गन से शॉट हो चुके हैं, मतलब मान लीजिए कि पहला, मान लीजिए शॉट इन्होंने लिया, बच गए, दूसरा शॉट इन्होंने लिया, बच गए, तीसरा शॉट इन्होंने लिया, बच गए, चौथा शॉट इन्होंने लिया, बच गए, पांचवा शॉट इन्होंने लिया, अगर ये भी बच गए, तो अब मालूम है कि सिक्स्थ शॉट इनको खुद को मारना है, या तो ये खुद को गोली मार ले या फिर ये इनको मार डाले। सडनली जो धमाल मूवी अभी तक हम लोग कॉमेडी समझते थे, अब वो हॉरर में, थ्रिलर में कन्वर्ट हो चुकी है।
कि अगर रॉय ने वो खुद को गोली नहीं मारी तो कबीर ही मार देगा गोली। यू गॉट द पॉइंट। अब इनकी बोली हुई बात के प्रेशर में ये बंदा आ चुका है, ठीक। अगर इस बंदे ने खुद को गोली मार ली इनके वर्ड्स की वजह से, this man would be liable for culpable homicide amounting to murder obviously, but this man would be liable for culpable homicide। ऐसे आप अपने वर्ड्स के थ्रू भी किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। अब समझ में आया? Did you get the context now? समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आपको धमकाए कि भाई यहां ये बंदूक रखी हुई है, तुम चाहो तो खुद को गोली मार लो, तुम चाहो तो खुद को शूट कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, ठीक। कविता ऐसे समझ में आ जाए, या तो तुम खुद गोली मार लो, अदरवाइज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, ठीक। ये क्या है? ये क्या हुआ? सामने वाले ने डर के मारे खुद को गोली मारी। यू आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। आपने खुद को एक्ट नहीं किया, लेकिन आपने डायरेक्ट डेथ सामने वाले की कॉज करवा दी। आपने सामने वाले की डायरेक्ट डेथ कॉज करवा दी। दिस इज द पॉइंट, ठीक है? समझ में आया? ये है कल्पेबल होमिसाइड। ये फियर तो क्रिएट कर रहे हो। सामने वाले ने मान लीजिए कि वो दवा खा ली, साइनाइड खा लिया, बंदूक से खुद को गोली मार ली, हीरा चाट लिया, हो गया भैया, डायरेक्ट डेथ। डायरेक्ट डेथ, नो बॉडी इंजरी, डायरेक्ट डेथ, क्लियर कट। अगर कोई व्यक्ति ये करवा ले, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। यहां तक सब कुछ क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हीरा हो भी तो चाटने के लिए। जूलर सर बोलते हैं कि हीरा है सभी के लिए। इतना ही तुम्हें हीरा हीरा सभी के लिए है तो दे दो ना एक आधा सबको, तुम्हारे पास तो बहुत है, जाने दो। हाँ, सामने वाले को क्लियर है कि ये करने से उसकी मौत होगी। एग्जैक्टली। आप अगर हाइट से पुश करोगे तो उसकी डायरेक्ट डेथ नहीं होगी, उसकी बॉडी इंजरी से डेथ होगी। आप अगर किसी व्यक्ति को सिंपली अगर आप हाइट से पुश कर दो, भाई हो सकता है कि पेड़ों से लगता लुटता पिटता नीचे पहुंचे, बॉडी इंजरी कॉजिंग डेथ, ठीक। अभी अपन कल्पेबल होमिसाइड ही समझ रहे हैं। मर्डर अपन इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये मामला ऐसा हो जहां पे सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाए, हो ही जाए, 100% हो जाए, तो वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा। दैट्स इट, ठीक। वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्टिकल इज इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी likely to cause death। अच्छा, अब ये बड़ा बढ़िया सटीक कॉन्सेप्ट है। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी which is likely to cause death। how does this work? likely to cause death की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दोगे तो वो मर्डर होगा, प्रोबेबिलिटी कम रखोगे तो सिंपल चलेगा। अब समझो जरा, हम लोग अभी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि डेथ कैसे हुई, ठीक। सो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये इंजरी कैसे दी जा सकती है? व्हाट आर द वेज? हाँ, आयरन रॉड से मारा सर पे, वेरी गुड। प्रीति देखते हैं अभी अपन उसको, ठीक है। एक बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दी, स्टैब कर दिया, चाकू मार दिया, तलवार से मार दिया, गड्ढे में गिरा दिया, ठीक है, फेयर इनफ। स्टैब इन द हार्ट, एक्स से कर सकते हो। बॉडीली इंजरी कैसे कैसे दे सकते हो? सोचो ना, अरे तुम्हारा दुश्मन है सामने, ठीक है, तुम्हारा दुश्मन है सामने, मान लो कि पापड़ी चाट की आखिरी पापड़ी वो तुम्हारी प्लेट से खा चुका है, ठीक। कैसे मारोगे? व्हाट आर द वेज? थिंक अबाउट इट, ठीक है, ठीक है। गला काट देंगे, शूट कर देंगे, बॉडीली इंजरी में सब इंक्लूडेड है। हाँ, लायन के केव में डाल देंगे, ठीक है बेटा, तुम शाकाल रहोगे तो तुम हो सकता है कि उसे एलिगेटर के पिंजरे में भी डाल दो, कुछ भी कर सकते हो। ब्रिक से मारा सर पे, गन शॉट ऑन लेग, धक्का दे देंगे, ब्लड लॉस से सर तन से जुदा होगा, ठीक है, सर दिल टूट। देखो यार, जब आप ऐसे बीच बीच में बात करते करते अनायास ही जब आप ऐसे निब्बा बन जाते हैं ना, निब्बा निब्बी, एक फ्लो बना हुआ है। कोई बता रहा है कि भाई मैं सर पे गोली मारूंगा, कोई बता रहा है कि मैं ऐसे गले पे है फेर दूंगा, एकदम ऐसे किंगस्टन वाली वो ऐसे ब्लेड फेर दूंगा। एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर हम दिल टूटने से मार सकते हैं। इतना फ्रेजाइल अपने दिल को रखो मत कि कोई भी तोड़ दे और फिर तुम मर जाओ। दिल को हमेशा कड़ा रखना चाहिए, दिल को कभी भी फ्रेजाइल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेवर कीप योर हार्ट सो वीक दैट एनीबडी, ठीक है, हाँ, एनीबडी हैज दिस प्रॉब्लम, ठीक। भाई सिंपल सी बात, आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट। जज बन जाओ, सामने वाला वैसे भी मर जाएगा जल के, ठीक है, डू दैट, ठीक। जज बन जाओ सामने, अरे जल भून के मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सीपीसी का बेल एक्ट गिफ्ट कर देते हैं आप कहें तो रॉकेट हो जाए। यस, बट दैट्स अ ट्रू फैक्ट, दैट्स अ ट्रू फैक्ट। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस। ठीक है, सो दैट इज इट। ये ऐसा रखो भाई, तो क्या हुआ, अगला सीए बन गया। आप अपना पैकेज इतना तगड़ा करो कि सामने वाले व्यक्ति का, हाँ, सामने वाला व्यक्ति आपका रिटर्न फाइल करे, बस, कि भैया अब हम अरबों में कमा रहे हैं, तुम मैनेज करो हमारा पैसा छोटा मोटा, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ऐसा चलना चाहिए ना।
कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। ये जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन है, इसमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली होने वाला जो क्राइम है ऑफ कॉजिंग डेथ, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड बाय इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। अब अगर किसी व्यक्ति की, ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं 299 के पार्ट 1 की, यहां हम बात कर रहे हैं 299 के पार्ट 2 की। अब अगर किसी व्यक्ति को चाकू से काटा जाए, किसी व्यक्ति को स्टैब किया जाए, किसी व्यक्ति को गोली मारी जाए, किसी व्यक्ति को बम से उड़ा दिया जाए, किसी व्यक्ति को वाइटल ऑर्गन्स में किसी और प्रकार की चोट पहुंचाई जाए, तो दैट इज नोन एज बाई कटिंग, स्टैबिंग, शूटिंग एटसेट्रा। ऐसे अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज की जा रही है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, 299 का पार्ट 2। उसके बाद हम लोग आते हैं 299 के पार्ट 3 पे। अब लोगों को यहीं पे एक पॉइंट रहता है, लोगों के दिमाग में यही एक क्वेरी रहती है कि सर 299 का 2 और 299 का 3 मिलते जुलते लगते हैं, क्योंकि नॉलेज ऑफ बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया जब हम इंटेंशन यूज कर रहे हैं तो भी तो नॉलेज है ना। क्वेश्चन आता है ये दिमाग में कि जब हम इंटेंशनली किसी व्यक्ति को बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हैं तो इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज भी तो वर्क कर ही रहा है कि भैया अगर मैं किसी व्यक्ति को यहां पे, अगर मैं किसी को डेडपूल बनाने के चक्कर में यहीं पे उसको चाकू मार दूं, तो इंटेंशन यहां चाकू मारने का है, बट नॉलेज भी तो है ना साथ में कि इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। सो इंटेंशन विल इन वन वे और द अदर विल इंक्लूड नॉलेज, मेक सेंस एंड इट्स करेक्ट। Then what is the difference between 299 का 3 and 299 का 2? The primary difference between 299 का 2 and 299 का 3 is that knowledge के केस में it must not necessarily hold a specific intention। मतलब इंटेंशन में नॉलेज तो हो सकता है, बट हर नॉलेज में एक स्पेसिफिक इंटेंशन हो ये जरूरी नहीं। अब आप बोलोगे क्या क्या बोल गए दद्दू, दद्दू जरा फिर से बोल के क्या समझाता हूं। मान लो, हाँ, एक क्राउड है, एग्जैक्टली, ठीक है, एक जमात बैठी है, ये मंच है, ये मंच पे आप हैं, आपके दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, सारे सब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जनता है, ठीक है। उसी पे आ रहा हूं, वही 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 एग्जांपल है, सबसे क्रूड एग्जांपल वही है, समझो ये जमात है, ठीक। अब मान लो कि आपका दिमाग फिर जाए, आपने उठाई गन और गन उठा करके आपने भीड़ पे फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है, ठीक, आपने गन उठाई और आपने फायरिंग शुरू कर दिया, यस, आपने फायरिंग शुरू कर दी। डू यू हैव अ स्पेसिफिक इंटेंट टू किल समबडी? डू यू हैव अ स्पेसिफिक इंटेंट टू किल समबडी? यस। पागल हो गए प्रतीक, किसको मारने का इंटेंशन था तेरा? यस लिख रहे हैं, हाँ, नो बट कोई तो मरेगा। अरे किसी को मारने का आपका स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं था, ठीक, आपका इंटेंशन था कि मुझे गोली चला देनी है, मैं इस क्राउड से नाराज हूं, ठीक। अब यार तुम लोग, एक वेब सीरीज है बाय द नेम ऑफ द बॉयज, वो तुम लोग देखते नहीं हो, वरना मैं तुम लोग को बताता। एक सुपर हीरो है जिसके पास सुपरमैन वाली पावर है, वो भीड़ के सामने खड़ा है और उसके सामने बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, ठीक। वो सुपरमैन वाली पावर यूज करके सबको, मतलब 90% लोगों को एक साथ मार देता है, ठीक। अब ये नॉलेज तो है कि ऐसा करने से सब लोग मर जाएंगे, ठीक, ऐसा करने से सब लोग मर जाएंगे, लेकिन लेकिन किसी स्पेसिफिक इंटेंशन का यहां पे जिक्र नहीं। तो जहां इंटेंशन है वहां नॉलेज तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। रशिया में, ठीक है, रशिया में एक बंदा था जिसका नाम था ग्रेगोरी रास्पुतिन। रशिया में देयर वाज अ प्रीस्ट, देयर वाज अ पादरी बाय द नेम ऑफ ग्रेगरी या ग्रेगोरी रास्पुतिन, ठीक है। अभी जो रास्पुतिन था, इसको सब लोग मारना चाहते थे, जितने भी लोग थे वहां पे, जार वगैरह थे, वो सब लोग ग्रेगोरी रास्पुतिन को मारना चाहते थे। उन्होंने इसको बुलाया, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, उन्होंने इसको बुलाया, इसको एक एक ड्रिंक में पॉइजन मिला के दे दिया, इसको एक ड्रिंक में पॉइजन मिला करके दे दिया, ठीक। उस व्यक्ति की मान लो फॉर एग्जांपल, वो ऐसे आराम से नहीं मरा था, बहुत डिफिकल्टली मरा था, बट मान लो कि उसकी डेथ हो गई। ये इंटेंशन वाली डेथ है या नॉलेज वाली डेथ है, या इसमें दोनों है? इज दिस इंटेंशन बेस्ड डेथ और अ नॉलेज बेस्ड डेथ, और इट इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ बोथ इंटेंशन एंड नॉलेज? दोनों है, एक है, दो है? दोनों है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें दोनों, वेरी गुड, इसमें दोनों है, करेक्ट, परफेक्ट। तो जहां आप इंटेंशन लगा रहे हो वहां पे आपकी नॉलेज तो वर्क कर ही रही है, तभी तो आपका इंटेंशन डेवलप हो रहा है। भाई आप किसी व्यक्ति को यहां पे आप चाकू क्यों मारना चाहोगे? क्योंकि आपकी नॉलेज भी यही बोलती है कि भाई अगर चाकू यहां मारेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये पॉइंट है। तो जहां इंटेंशन होगा, इंटेंशन विल गो हैंड इन हैंड विद नॉलेज। भाई तुम्हारी एक स्पेसिफिक नॉलेज है, तभी तो तुम ऐसा इंटेंशन लेके सामने वाले व्यक्ति को मार रहे हो। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता। मान लो कि तुम लोग को पता हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है जिसकी तुम्हें डेथ कॉज करनी है, मान लो कि तुम्हें मालूम है कि इस व्यक्ति को, इस एक्स पर्सन को एक खास जगह पे कैंसर, ठीक है, दिस पर्सन हैज अ कैंसर इन हिज बॉडी एट सम स्पेसिफिक प्लेस, यू नो अबाउट इट, यू नो अबाउट इट,
जानबूझ के इंटेंशनली तुमने उसे उसी जगह पे हिट किया। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? किसी व्यक्ति को कैंसर है, या भी हम लोग 300 में भी पढ़े, we'll read this in 300 clause 2, ठीक? किसी व्यक्ति को कैंसर है, तुम्हें नॉलेज भी है कि उसे कैंसर है, तुम्हें ये भी पता है कि उसको एग्जैक्टली किस जगह पे कैंसर है, तुमने उसे उसी जगह हिट किया। तो तुम्हारा इंटेंशन टू हिट था, बट विद द नॉलेज दैट द कैंसर वाज एट दिस पॉइंट। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आया? तुम्हारा इंटेंशन टू हिट था विद द नॉलेज दैट आई एम गोइंग टू हिट हिम ओवर हियर बिकॉज़ दिस इज द प्लेस वेयर द पर्सन होल्ड्स अ कैंसर। ये पॉइंट है। तो जहां इंटेंशन है वहां पे नॉलेज तो चल ही रहा है। बट वहीं अगर आप एक क्राउडेड एरिया में 110 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे अपनी गाड़ी ले जाते हो, एकदम भिड़ा देते हो, ठीक? तुम आ रहे हो, तुम्हारी गाड़ी स्पीड में 100, 110 की, 120 की स्पीड में, तुम्हें दिख रहा है कि सामने भीड़, चढ़ा दी तुमने गाड़ी। अब क्या तुम्हारा स्पेसिफिक इंटेंशन था कि नहीं वो जो रेड कलर वाला है ना, मैं तो उसको मारूंगा, गंदा लग रहा है? नहीं। यहाँ पे तुम्हारी नॉलेज तो है, लेकिन यू होल्ड अ नॉलेज, यू होल्ड अ नॉलेज दैट यू माइट किल समबडी। दैट्स द रूल ऑफ इट, ठीक? हाँ कृति, गो अहेड विद योर डाउट। कोई ना कोई तो मरेगा, नॉलेज, नो स्पेसिफिक इंटेंट बट अ नॉलेज, सर्टेनिटी दैट समबडी वुड बी किल्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन, ठीक? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। हेलो, एम ऑडिबल सर? यस सर, ऑडिबल, बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये क्लियर तो हो गया, बट सर जो आपने वो जमात वाला एग्जांपल बताया सर, उसमें मुझे एक चीज का डाउट है सर, इंटेंशन टू किल अ स्पेसिफिक पर्सन और इंटेंशन टू किल, इंटेंशन टू किल अ स्पेसिफिक पर्सन, ये चीज में डिफरेंस है सर, क्योंकि इंटेंशन टू किल तो जमात वाले में भी वो अगर चला रहा है तो नॉलेज और इंटेंशन टू किल वहां पे भी है सर, कोई ना कोई तो मर रहा है। हाँ सिंपल है। तो अगर ऐसी, अब आप एक बात सोचो, मान लो कि आपने आपने ननचक देखा है क्या? हैव यू सीन ननचक? व्हाट इज अ ननचक? यू नो अबाउट दिस? नो सर। नो, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज कॉल्ड अ ननचक ओनली। ननचक एक टूल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ टूल। जनरली उसमें दो पैड्स होते हैं और बीच में चेन होती है, ठीक है? इट्स निंजास उसको यूज करते हैं, ठीक है? इट्स अ ननचक, ऐसे करके घुमाते हैं। सर देखा है मैंने, याद आ गया सर। अब कई बार जो ये ननचक होता है, ये कई बार ब्लेडेड होता है, मतलब इसमें ब्लेड्स लगी होती है, ठीक है? यस सर, यस इसमें ब्लेड्स लगी होती है। अब एक बात बताओ, मान लो यू आर अ ननचक एक्सपर्ट, यस सर, आप कहीं पे पब्लिक के बीच में, आपके पास आपका नंचक है, उसमें ब्लेड्स है, आप अचानक से, आपको कोई सुन होती है, आप नंचक निकाल करके उसको घुमाना शुरू कर देते हैं, ठीक? जाहिर सी बात है, ब्लेडेड है तो लोगों को इंजरी हो सकती है। यस सर। यस, डू यू विश टू किल समबडी इन स्पेसिफिक? नो। No, but do you hold a knowledge that your act might cause a bodily injury which is likely to cause death? यस सर। So that proves the point. समझ में आया? इंटेंट टू किल नहीं, इंटेंशन टू किल अ स्पेसिफिक पर्सन अगर आएगा ना, तो आप नॉलेज को एकदम डिफर कर पाओगे। अब मान लो कि एकदम क्राउड है, क्राउड पे तुमने कैनन फायर कर दिया, तो चला दी, इंटेंशन टू किल है, इंटेंशन टू किल अ स्पेसिफिक पर्सन है, या नॉलेज है कि कोई ना कोई तो मर ही जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो? यस सर, इंटेंशन टू, नहीं नॉलेज तो है सर, पर इंटेंशन टू किल अ स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, अगर वो इंटेंशन टू किल अ स्पेसिफिक पर्सन होता तो आप उसकी तरफ एम करके करते। यस सर, यस है ना? अगर मान लो कि मुझे क्राउड में 50 लोग हैं, 50 में से एक ही बंदे को मारना है, तो मैं क्राउड पे ओपन फायर थोड़ी करूंगा, तब मैं एक पर्सन पे टारगेट लेके उसी को शूट करूंगा। दैट्स द पॉइंट। व्हाट द पॉइंट? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट यस सर। fair enough. So specific intention cover in second and knowledge and intention cover in third point. Exactly, that's the point of it. ठीक है? थर्ड पॉइंट में अगर इंटेंशन स्पेसिफिक ना भी हो तो आपकी नॉलेज तो है ही। ये आपका पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दिस इज नॉलेज ऑफ बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। क्राउडेड एरिया में गाड़ी चला देना, ओपन फायर कर देना, कोई भी ऐसा। अब आप स्वॉर्ड लेकर के मान लीजिए कहीं पे पहुंचे, ठीक है, और क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड एरिया में स्वॉर्ड से आपको याद आया कि मेरे पास एक आर्ट भी है, अब वो तुम स्वॉर्ड घुमाने लग जाओगे, भाई तुमने तो स्वॉर्ड घुमा दी, लेकिन कोई बीच से तो बराबर हो गया ना, 50-50 कर दिया तुमने एक बंदे का, तो वो तो नॉलेज ऑफ बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ हुआ, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड, व्हाटएवर, ठीक है? हाँ, उसकी हाफ सेंचुरी हो गई भाई वो, ठीक, दैट्स इट। ये रूल है। सो कल्पेबल होमिसाइड, ध्यान से समझिएगा, कल्पेबल होमिसाइड तीन तरीके से हो सकता है। डेथ होनी ही है, ठीक है, डेथ होनी ही है। पहली, या तो आपने डायरेक्ट डेथ कॉज की हो, दूसरा आपने किसी की इंटेंशनली डेथ कॉज की हो, तीसरा आपने ऐसा कोई एक्ट कॉज किया जिससे आपको मालूम था कि कोई ना कोई तो मरेगा, ठीक? दिस इज नॉलेज। अच्छा, एक सेकंड, अब वो सेइंग 299 का 3 कहां दिया? 299 का 3 कहीं नहीं दिया। 299 में एक्सप्लेनेशन 1 के पहले, इलस्ट्रेशंस के पहले ही जो 299 की मेन डेफिनेशन है ना, उसी में आपको मिलता है इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ with a knowledge causing an act which is of such a nature that it will cause a bodily injury which is likely to cause death. So intention knowledge. अच्छा, अब समझना इसको बड़े ध्यान से, ठीक है? बहुत आराम से समझो। In both points 2 and 3 can we say that intention must, हाँ, intention is obviously specific, 1 और 2 and 3 नहीं, थर्ड में तो नॉलेज आ गया। 1 और 2 में इंटेंशन है, स्पेसिफिक नेचर का चल रहा है, 2 में इंटेंशन है, नॉलेज भी है, 1 में भी इंटेंशन है, नॉलेज है, थर्ड में सिर्फ नॉलेज है, स्पेसिफिक इंटेंट मिसिंग है। मैं फिर से मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपको एकदम एकदम पानी जैसा क्लियर हो जाए। 299 1 में देयर इज इंटेंशन, डायरेक्ट डेथ, इसको लिख लेना पूरा, डायरेक्ट डेथ। 299 के 2 में देयर इज इंटेंट ऑब्वियसली, बट बॉडीली इंजरी कॉजिंग डेथ, ठीक?
अब यहां इंटेंट है, ऑब्वियसली इंक्लूड्स व्हाट, ऑब्वियसली ये वाला इंटेंट जो है यहां पे भी सेम रूल है, इट वुड इंक्लूड व्हाट, नॉलेज, इट वुड इंक्लूड नॉलेज। ठीक। तीसरा 299 का 3, with knowledge I am committing an act which is causing bodily injury and which is likely to cause death। ठीक, एक्ट यहां भी है, यहां भी है, ये पॉइंट है। 299 का सिस्टम दिमाग में फिट हुआ पूरा, इतना समझना पड़ेगा उसके बाद, वरना अदरवाइज तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कम है, उसका मैग्नीट्यूड, अरे चच्चा मैग्नीट्यूड कम है ज्यादा है क्लॉज वाइज समझाओ, सेक्शन का डाइसेक्शन करो तब अपने आप समझ में आएगा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के बीच का डिफरेंस क्या है। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया, एक बहुत सीधा साधा प्यारा सा क्राइटेरिया मैं तुम लोगों को देता हूं। देखो 299 का 1 जो है, इंटेंशन टू कॉज डायरेक्ट डेथ, इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 300 का फर्स्ट पार्ट। मतलब 299 का 1 जो है ना, वो गोल कल्पेबल होमिसाइड रहा है, लेकिन वो मर्डर की बात कर रहा है, स्पेसिफिक हो गया, इंटेंशन टू कॉज डेथ है, डायरेक्ट डेथ है, लाइकलीनेस की कोई बात ही नहीं है। ठीक। अच्छा 299 का जो 2 है, अभी ये सारा डिफरेंस अपन समझेंगे और बहुत प्यार से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, डिफरेंस ही बता रहा हूं, कनेक्टिविटी बता रहा हूं। 299 का 2 जो है, इसके दो एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं, इट हैज गॉट 2 एग्रीवेटेड फॉर्म्स। एग्रीवेटेड फॉर्म्स, पहला है 300 का सेकेंडली और दूसरा है 300 का थर्डली। ठीक, मैं इलस्ट्रेशंस भी दूंगा, बहुत प्यार से समझोगे तुम। ठीक है। अच्छा 299 का 3 है नॉलेज, इसका एग्रीवेटेड फॉर्म क्या है, इसका भी एक एग्रीवेटेड फॉर्म है, इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है सेक्शन 300 का फोर्थली क्लॉज। ठीक। 299 का 1 इज इक्वल टू 300 का 1। 299 का 2 इज द लेसर वर्जन, बड़ा वर्जन क्या है, 300 का 2, 300 का 3। ठीक। 299 3 इज अ लेसर वर्जन, इसका ही बिगर वर्जन क्या है, 300 का 4। तो 299 का 1 इज इक्वल टू 300 का 1 एक तरफ, 299 का 2 300 का 2 और 300 का 3 ये एक तरफ, 299 का 3 और 300 का 4 ये एक तरफ। ये कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी बच्चा लोग समझ में आ गई, पहले ये बता दो। हाँ, जीनस और स्पीशीज जैसे समझ सकते हो। ठीक है, ये कनेक्टिविटी समझ में आ गई। अभी मैंने एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल दूंगा तब क्लैरिटी आएगी, बट कनेक्टिविटी तो समझ गया ना कि प्रोविजन मैच है, 299 का 1 300 का 1। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है, क्या कनेक्टिविटी है शुभम सर बता देंगे, छोड़ दो उसको। 299 का 2 300 का 2 300 का 3, अच्छा ये कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है समझ ही नहीं आ रहा भैया, चलो शुभम सर बता देंगे, साइड रखो। 299 का 3 300 का 4 कनेक्टेड है, अच्छा ठीक है, कौन बोला, शुभम सर बोले, ठीक है, तो इस साइड रखो, बस सिर्फ कनेक्टिविटी ध्यान में रखो, दैट इज इट। अभी तुम्हें ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत आराम से समझने वाली चीज है, क्योंकि अगर तुम्हें इनके बीच की कनेक्टिविटी और डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा तो यू विल ऑलवेज बी ब्लैंक। कोई अगर तुमसे आकर के पूछेगा हाँ कुछ तो कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बस अब जरा इस फंडे को समझो, बहुत सिंपल सा फंडा है। फंडा ये है कि ये रूल तो तुम लोग एकदम गांठ बांध लो कि 299 का 1 और 300 का 1 ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, मर्डर। डू वी एग्री ऑन दिस, गिव मी अ थम्स अप। 299 का 1 300 का 1 दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों मर्डर की बात कर रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो मेरे लाल मुझे ये बताओ, दोनों में डेथ होगी और डायरेक्ट डेथ होगी। मेरे लाल मुझे ये बताओ 299 का 1, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 299 का 1 बहुत प्यार से बताना, 299 का 1 नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 299 का 1 बहुत प्यार से बताना मेरा बच्चा, 299 का 1 और 300 का 1 क्योंकि सेम है, दोनों ही मर्डर की बात कर रहे हैं, दोनों ही डायरेक्ट डेथ की बात कर रहे हैं, तो दोनों की पनिशमेंट कहां फॉल करेगी, पनिशमेंट कहां फॉल करेगी, वेयर विल द पनिशमेंट फॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ यू गॉट इट। दोनों मर्डर की तो बात कर रहे हैं, 302, शाबाश, प्यार से समझ, 302 में फॉल करेगी। ठीक ठीक, हॉली 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 हॉली, अभी इलस्ट्रेशन इसमें फिल इन करेंगे अपन, देखना। 299 का 2 कनेक्टेड किसके साथ, 300 के 2 और 300 के 3 से, हटाओ। 299 का 2 एक तरफ रखो, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ। यस, अब जरा 300 का 2 पढ़ो, जरा खोलो 300। अभी अपन ने 299 नहीं पढ़ा, लेकिन 300 का 2 खोलो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिट बाय बिट, एकदम रट जाएगा तुम लोगों को। 300 का 2 क्या बोलता है, सेकेंडली if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। offender knows, offender को पता है। अच्छा एक बात, तुम्हें पता है कि सामने वाले व्यक्ति को कहीं पे बॉडी में ट्यूमर है, कहीं पे, ये नहीं पता कहां है। अब आंसर क्वेश्चन सुनने के बाद देना। तुम्हें पता है कि सामने वाले व्यक्ति को बॉडी में कहीं ना कहीं पे ट्यूमर, कहां है ये नहीं पता। ठीक, यस, तुमने सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है,
यू इन दिस कंडीशन, तुमने सामने वाले व्यक्ति को बॉडी में जहां तुम्हें नहीं पता है स्टक हो रह गया. इज इट गेटिंग स्टक? इज इट गेटिंग स्टक? जस्ट चेक इट वंस, क्योंकि इसके बीच में स्टक नहीं होना चाहिए. क्लियर है? हाँ. तुम्हें ये पता है कि सामने वाले व्यक्ति को बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है, ये नहीं पता किस बॉडी पार्ट में ट्यूमर है. तुमने उस व्यक्ति को जा करके नॉर्मली नॉर्मली ये बॉटल होती है, नॉर्मली इससे ऐसे हिट किया, ऐसे, मतलब नॉर्मली किसी कोई मरेगा नहीं उससे, ठीक. लेकिन तुमने उस सामने वाले व्यक्ति को बॉटल से मारा, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक. दिस इज कंडीशन वन. अभी कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं देना, कोई आंसर नहीं देना. दिस इज कंडीशन वन. तुम्हें नहीं पता था, तुमने सामने वाले व्यक्ति को नॉर्मल एक चांटा मारा, उसी जगह पे उसको ट्यूमर था जहां तुमने उसे चांटा मारा, एंड उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई. सिनेरियो वन. सिनेरियो टू, तुम्हें मालूम था उस व्यक्ति को ट्यूमर कहां पे. यू वर प्रीटी मच अवेयर कि उस व्यक्ति को ट्यूमर यहां है, उस व्यक्ति को ट्यूमर यहां है, उस व्यक्ति को ट्यूमर कहीं भी एक वाइटल बॉडी पार्ट में है जहां पे अगर उसे जरा सा प्यार से भी हिट कर दो वो बंदा निकल लेगा. जानते हुए तुमने उस व्यक्ति को उसी जगह चोट पहुंचाई. सिनेरियो टू, कहां कल्पेबल होमिसाइड है, कहां मर्डर है. सिनेरियो वन, सिनेरियो टू में कल्पेबल होमिसाइड का, मर्डर है. बताओ, बताओ, इससे समझ जाओ, खट से समझोगे तो तुम्हारा दिमाग पट से दौड़ेगा, तुरंत समझ में आएगा तुम लोग को. यस, दैट्स द पॉइंट. पहले वाले में कल्पेबल होमिसाइड है क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि ट्यूमर है, ये नहीं मालूम कहां है. लाइकलीनेस है कि डेथ हो सकती है. भाई किसी की बॉडी है, आप उसको मारोगे, आपको ये मालूम है कि ट्यूमर है, तुम्हें पता नहीं है ट्यूमर कहां है, मार दोगे, डेथ हो सकती है. चांसेस है. 100% तो तभी श्योर हो सकते हो जब तुम्हें नॉलेज हो कि वो कहां पे उस व्यक्ति को ट्यूमर है. सो व्हाट यू डिड वाज कल्पेबल होमिसाइड. ठीक. तो बेटा अगर कल्पेबल होमिसाइड दे रहे हो तो पनिशमेंट कहां देंगे? कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट कहां मिलती है? वेरी गुड, 304 पैरा 1. वेरी गुड, वेरी गुड. 304 पैरा 1 डील्स विद इंटेंशन, 304 पैरा 2 डील्स विद नॉलेज. रिमेंबर दिस. ठीक. यस. अच्छा एक बात बताओ, फुल नॉलेज से मार रहे हो सामने वाले व्यक्ति को 300 का 2, या फिर तीसरा क्या बोलता है, एक सेकेंड, तीसरा क्या बोल रहा है इसका, हाँ, तीन क्या बोल रहा है, फुल नॉलेज से मारा. Secondly, thirdly, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Sufficient in the ordinary course of nature to cause death. अच्छा बात है, ध्यान से समझना. तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले की बॉडी में विटामिन के कम है, ठीक है. तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में विटामिन के कम है. ओके. यस. अच्छा रुक जाओ दिव्या, रुक जाओ, रुक जाओ. अगर सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में विटामिन के कम है मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी. ठीक. अब तुम उसको अगर ऐसी कोई इंजरी दे दो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए तो तुम सिर्फ हर्ट के लिए लायबल होते हो क्योंकि तुम्हें तो कोई नॉलेज थी. ठीक. लेकिन मानो, ध्यान से समझो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि आपको मालूम है कि इसका ब्लड क्लॉट नहीं होता. ठीक. हाँ एग्जैक्टली अनिरुद्ध, वही आएगा, जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता. अब ऐसी स्थिति में तुम अगर उस व्यक्ति को एक कट वुंड दे दोगे जिससे उसका खून बहना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली इट इज लाइकली टू कॉज डेथ. लाइकली टू कॉज डेथ हुआ भाई, स्वाभाविक सी चीज. लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को स्वॉर्ड वुंड दे दो, तो स्वॉर्ड कट दे दो, वही व्यक्ति है, उसका ब्लड क्लॉट होता नहीं है, तुम स्वॉर्ड वुंड ही दे दो किसी व्यक्ति को, तो तुम स्वॉर्ड वुंड चाहे ब्लड क्लॉट होता हो चाहे ना होता हो, क्या बंदा मरेगा? इज इट सफिशिएंट कि आप किसी को अगर स्लाइस कर दो स्वॉर्ड से वो मर ही जाएगा? यस. दिस इज 300 का 3. भाई इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, वो मरेगा, चाहे ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम हो ना हो, कुछ भी हो, मर ही जाएगा. कैसे पॉसिबल है, बचेगा कैसे? यस. बट सर ये सेकंड पॉइंट में हो जाएगा 300 के 2 में. फिर ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या है? अरे भाई ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति को, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को अगर मान लो कि उसके सर में गोली मार रहे हैं, सफिशिएंट है. ऑर्डिनरली आप किसी को भी मार दोगे भाई, किसी व्यक्ति के सर में गोली मारोगे तो वो मरेगा ही ना. किसी को चेस्ट में स्टैब करोगे, हार्ट एरिया में अगर किसी व्यक्ति को स्टैब करोगे मरेगा ही. तुम्हें पता है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे ट्यूमर है, वहां मारोगे तो 300 का 2. तुम्हारी स्पेशल नॉलेज की वजह से अगर तुम सामने वाले को मार पा रहे हो 300 का 2. अगर तुम ऑर्डिनरली किसी व्यक्ति को इंटेंशनली ऐसी इंजरी दे रहे हो जिससे कोई भी व्यक्ति मर जाएगा तो 300 का 3. समझ में आया दिव्या? डोंट वरी, अगर आज नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में फिर समझाऊंगा बच्चे, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन बाकी लोग समझ में आया? 300 का 2 तुम्हारी नॉलेज की वजह से तुम्हारे इंटेंशन को बैक करता है और मर्डर करवाता है. 300 का 3 उसमें तुम्हें नॉलेज गया एक तरफ, उसमें एक चीज है कि तुम जिस व्यक्ति को जैसी इंजरी कॉज कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी इंजरी कॉज करोगे तो वो मरेगा ही. ठीक.
यस, फिर ये 300 के 1 से कैसे, 300 के 1 से भव्या था ही नहीं, 300 का 1 जो था वो डायरेक्ट डेथ था, ड्राउनिंग, शॉक, पॉइजन, डायरेक्ट डेथ था। कंफ्यूज नहीं होना कभी, ठीक। 2 में स्पेशल नॉलेज है, यस वेरी गुड हरदीप, 2 में स्पेशल नॉलेज है और 300 में ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो एक बात बताओ, अगर कोई मामला 300 के 2 में है या 300 के 3 में है, तो इसकी पनिशमेंट किधर दे दे, किधर दे? हाइपोथेटिकल जा रहे हो रोहित, किन सर्कमस्टेंसेस में मारा, क्यों मारा, किस सिनेरियो में मारा, क्या सामने वाला भी आप पे अटैक कर रहा था, ये बहुत, तो ये तो हाइपोथेटिकल में जाओगे तो फिर तो बहुत हाइपोथेटिकल निकल जाएगा। इन ऑल ऑफ दीस टू कंडीशंस द पनिशमेंट इज अंडर 302, ठीक। बाकी जो 299 का 3 और 300 का 4 है उसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊं, ठीक है। यस, अभी मैंने आपको सेक्शन रीड भी नहीं किया, इवन बिफोर वी रीड द सेक्शंस यू विल गेट द कांसेप्चुअल क्लैरिटी, तब जब सब सेक्शन पढ़ोगे ना सेक्शन हलवा लगेगा, ठीक। जितना भी आया कोई बात, कोई बात, आराम से एक बार 299 और 300 को कल रीड करके आना, यू विल अंडरस्टैंड। ये जो कनेक्टिविटी मैंने डाली है ना यहाँ पे, रीड करके आना, जस्ट रीड 299, जस्ट रीड 299 एंड 300, बस रीड करके आना। तुम्हें ना समझ में आए कोई बात नहीं, कल मैं फिर समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आए, ठीक है। आइए मिष्टी मिष्टी उसको आराम से समझेंगे, एक बार प्यार से अच्छे से समझेंगे, लेकिन 299 और 300 इसको पढ़ के आना, ठीक है। मैंने की पॉइंट्स एग्जैक्टली, मैंने की पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इसी के अराउंड पूरी पूरी जमात बैठती है 299 और 300 की, बस उतना ही है, ठीक। चलो, आई होप बेस बन गया, परफेक्ट। आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा मोटा मोटा वो आप लोगों को समझ में आया। लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेरा चाओ एंड व्हाट, जय हिंद, ठीक है, बाय बाय। आज ट्रेलर था, यस, कल अच्छी बड़ी पिक्चर आई, बाय बाय।